हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल अभिनंदन कंपटीशन एकेडमी कराईपन मंडी में। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक की जितनी वीडियो आपने देखी है उन सभी वीडियो को लाइक दीजिए तथा हर स्टूडेंट के पास शेयर करिए जो अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करना चाहते हैं। आज जो हम सब्जेक्ट ले रहे हैं वो बेसिकली स्पेशल इंग्लिश है। कई स्टूडेंट की विशेष डिमांड है, उसके आधार पर ये सब्जेक्ट लाया गया है। देखिए स्टूडेंट, पहले तो आपके दिमाग से एक बात निकाल लीजिए कि कंपटीशन की जो इंग्लिश है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स पड़ेगी या हमने कभी पढ़ी नहीं है या पता नहीं क्या का दिमाग में कचरा सा चलता रहता है। उनको थोड़ा सा आप एक्साइट करिए, क्योंकि आपने जो 6 से ला के 12th तक पढ़ा है वो सब कुछ ही इस इंग्लिश में इंक्लूड रहेगा। इवन की जो चीज़ आपने पहले पढ़ी है वो सभी इसमें बार बार आएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस के साथ में मैं आपको बाईलिंगुअल लेकर चलूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही। आप बस आपका लास्ट तक कंसंट्रेट थोड़ा सा बना के रखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको लेकर चलता हूँ। देखिए, मैं जो अभी इंग्लिश करा रहा हूँ ये हर स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है और ये बेसिक लेवल है। यदि आपने इस बेसिक लेवल को कंप्लीट कर लिया तो आने वाले जितने भी वीडियो रहेंगे उनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि ये क्या है, बेस बार है। यदि आपका बेस ही कंप्लीट नहीं रहेगा तो आपको बाकी जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है वो समझने में कठिनाई आएगी। इसलिए थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए पहले हम अगर बात कर रहे हैं तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो है क्या, बेसिकली इंग्लिश। अगर इंग्लिश की अगर बात करें तो ये है क्या, एक बोलिए लैंग्वेज। क्या है, एक लैंग्वेज। और कोई सी भी लैंग्वेज बनती किससे है, साउंड से। हमारी हिंदी है वो भी किससे बनी है, साउंड से। मतलब किसी भी लैंग्वेज के जानने के लिए हमें पहले किसको जानना जरूरी है, उसकी साउंड को जानना बेहद जरूरी है। विदाउट साउंड हम नहीं जान पाएंगे कि है बोलना क्या चाह रहा है। मतलब सांकेतिक भाषा हो जाएगी वो तो, यानी कि सिंबॉलिक जो लैंग्वेज बन जाएगी। अब यहाँ से देखिए कि जो साउंड है, इस साउंड के बेस पे जो हमारी इंग्लिश है, इस इंग्लिश में जब साउंड की बात करते हैं हम लोग तो कितने लेटर्स आएंगे, अल्फ़ाबेट्स आएंगे, 26 लेटर। और इन 26 लेटर जो है ये किस में आएंगे, आपके अल्फ़ाबेट में। अगर 26 लेटर की बात की जाए तो यहीं से एक क्वेश्चन बना था, ये 26 लेटर्स होता है कि लेटर होता है। ये 26 लेटर आएगा इसके साथ कि लेटर्स आएगा, आप यहाँ पर थोड़ा सा मुझे देख के बताइए। 26 के साथ लेटर लिखना ज़्यादा अच्छा होगा या लेटर्स लिखना ज़्यादा अच्छा होगा? तो आप थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाइए, क्योंकि 26 क्या है, अपने आप में प्लूरल है। 26 अपने आप में क्या है, प्लूरल है। इसके साथ यहाँ पर क्या लगेगा, लेटर्स लगाना बेहद ज़रूरी है। यहीं से एक बार क्वेश्चन बना था एसएससी में, तो उसमें यहाँ पर 26 लेटर्स दिया था और एक लेटर दिया था। तो आपको क्या ध्यान रखना है, वहाँ पर 26 भले ही प्लूरल है लेकिन लेटर्स हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एक साथ मिले जुले रहते हैं। क्वेश्चन कैसे बना था वो हम आगे देखेंगे कि द अल्फ़ाबेट क्वेश्चंस वी हैव 26 लेटर्स या 26 लेटर, ऐसे कुछ बन के आया था। देखिए आगे की अगर बात करें तो अब यहाँ से अपने अल्फ़ाबेट्स कितने हो गए, 26। और यदि इन 26 अल्फ़ाबेट्स को हम देखें तो इनको भी हमने क्या देखा है, अलग अलग टाइप में डिवाइड करा है। देखिए पहले को हमने क्या नाम दिया, वोवेल, और दूसरे को क्या नाम दिया हमने, कॉन्सोनेंट। वोवेल और कॉन्सोनेंट्स, यानी कि वोवेल को बोलते हैं अपन स्वर और कॉन्सोनेंट को बोलते हैं व्यंजन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं स्वर कितने होते हैं, वोवेल कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 क्या होते हैं, हमारे वोवेल होते हैं। और बाकी जो 21 बचे हैं ये सब किस में आते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए, इन दोनों के इंक्लूडिंग के अलावा भी फोनेटिक्स आपने जानते होंगे। फोनेटिक्स थोड़ी लैंग्वेज अलग है, इंग्लिश का बेसिकली पार्ट अगर मान के चले तो उसमें कितने 42 के समथिंग क्या लेटर्स वगैरह बनते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज का थोड़ा अलग है। फोनेटिक्स यहाँ पे जिक्र अपन कर रहे हैं, बेसिकली अपन तो क्या अल्फ़ाबेटिकली से लेकर चल रहे हैं। आगे देखिए, अगर हम बात करें इन अल्फ़ाबेट्स के मिलने से क्या बनता है, वर्ड। क्या बनता है, वर्ड। अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड होता क्या है, ए मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स,
यदि हम एक मीनिंगफुल यूनिट लेंगे इसके लेटर की, तो वो क्या कहलाती है, हमारी वर्ड कहलाती है। अब मीनिंगफुल ही क्यों बोला, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा, मीनिंगफुल इसलिए कहा है जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड लिख रहा हूँ मैं, इसे आप हर कोई पढ़ दो कि ये क्या लिखा रहा है, लेकिन यदि मैं इसको लिखूंगा ऐसा, तो इसमें से आप में से कोई इसे पढ़ नहीं पाएगा लिखा क्या रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, मीनिंग लेस, और ये क्या है, मीनिंगफुल है। तो हमने ये कहा है कि मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स क्या कहलाती है, आपका वर्ड बनाती है। और यदि हम इन वर्ड से बात करें तो इन वर्ड से मिलकर क्या बनता है, एक सेंटेंस। क्या बनता है, सेंटेंस। मीनिंगफुल यूनिट क्या बनाती है, वर्ड। मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड। और वर्ड मिलके क्या बनाते हैं, सेंटेंस। यदि अपन सेंटेंस की देखें बात यहाँ पर, तो जो सेंटेंस है ये किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है आपके सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट से। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए या किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता लगती है, और वो दो चीज़ कौन कौन सी होती है आपकी, एक तो होता है कर्ता और एक होता है उसका कर्म। कर्ता क्या कार्य कर रहा है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, उसका वाक्य का सेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या बनाएगा हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को विधेय के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा इसे देखिए। अब देखिए जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कितने भागों का होता है, सेंटेंस में जो दो भाग है वो कौन कौन से आए आपके सामने अभी यहाँ पर, एक तो आया आपका सब्जेक्ट और दूसरा कौन सा आया, प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है आपका नाउन या प्रोनाउन। ये नाउन या प्रोनाउन दोनों क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कहलाते हैं। अगर अपन सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट होते कितने हैं, दो। कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं, या तो हो सकता है सिंगुलर या हो सकता है प्लूरल। ये नंबर में दो हो सकते हैं, सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। होते कौन है, तो वो नाउन और प्रोनाउन। आगे देखिए प्रेडिकेट की अगर बात करी जाए तो प्रेडिकेट क्या आती है, प्रेडिकेट होता है, एक्सप्लेन करता है किसको, एक्शन। एक्शन ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस में किस एक्शन का जिक्र हुआ है ये बताने वाला कौन कहलाता है, अपना प्रेडिकेट। देखिए स्टूडेंट्स, इससे भी डीपली इसे लाया जा सकता है, और ज़्यादा डीपली मैं आपको लेकर नहीं जाऊंगा, नहीं तो आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा। धीरे धीरे करके इन चीज़ों को हम हैबिट में लेकर आएंगे, जिससे आप इन्हें आसानी से समझ सके। क्योंकि तो अभी आगे और बढ़ाएंगे तो जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के दो टाइप हो जाएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसके बाद सब्जेक्ट के भी अलग अलग डिफाइन कैटेगरी होगी, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी आएंगे, तो इसमें काफ़ी डिटेल सा हो जाएगा। अपन थोड़ा सा नॉर्मली इसे भी लेकर चलते हैं, धीरे धीरे आपके हैबिट में आ जाएगा। देखो समझाने का थोड़ा तरीका अलग है, इस जैसा कि अपनी मातृभाषा हिंदी है, ऐसे इंग्लिश का भी क्या है, काफ़ी बड़ा रोल है। भले ये इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन आप समझ जाओगे क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि धीरे धीरे ये आपकी जब हैबिचुअल एक्शन में आएगी तो आप इसे आसानी से कवर करते हुए चलोगे। ठीक है स्टूडेंट, तो बिना आप परेशान हुए थोड़ा सा इस आगे की ओर देखिए। देखिए अब यहाँ तक हमने देखा कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो हो ही गया फिल्म यहाँ तक इसकी। अब जो हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी कि इसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए उसके सारी क्या होना चाहिए अपने पास, कैटेगरी। अब सेंटेंस की कैटेगरी को जब पूरा करेंगे तो सेंटेंस कैसा हो सकता है, यानी सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है, या सेंटेंस कैसा हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अफर्मेटिव और दोनों नेगेटिव, इन दोनों को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे की और बात करें तो सेंटेंस कैसा हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। अब इंट्रोगेटिव भी दो तरीके हो सकते हैं, या तो हो सकता है WH वर्ड, या हो सकता है हेल्पिंग वर्ब बेस्ड। ये दो क्या होंगे, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर मैंने आपके सामने दो चीज़ें बताई है, या तो सेंटेंस कैसा रहेगा असर्टिव, या कैसा रहेगा इंट्रोगेटिव। यही सेंटेंस अगर बात करें अपन तो कैसा हो सकता है, इम्परेटिव भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, इम्परेटिव भी हो सकता है। इम्परेटिव की अगर बात करें तो कैसा हो सकता है सेंटेंस,
एक्सक्लामेटरी भी हो सकता है। ये ऐसे सेंटेंस के अलग अलग क्या हो सकती है, कैटेगरी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये सेंटेंस के अलग अलग क्या है, कैटेगरी है। अब कैटेगरी में जाते हैं। एक सेंटेंस को और भी पूरा करने के लिए कुछ चीज़ें और बेहद ज़रूरी होती है। यानी कि एक सेंटेंस बना किससे होता है, तो उसको हम जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से। और आप इन पार्ट ऑफ स्पीच को बेहद अच्छे तरीके से जानते हैं। कितने होते हैं, 8। ये हमारी जो कंपटीशन लेवल की ग्रामर है, यानी कि जिसे मैं बोल रहा हूँ आपके लिए स्पेशल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, इस इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। तो आप ये ना समझे कि पहले इसे पढ़ लें, इससे पहले आपको नॉर्मल जो इंग्लिश है वो पढ़ना बेहद ज़रूरी है। पर फिर भी मैं आपको इसका जनरल जो पार्ट है उससे आपको ज़रूर मिलवाऊंगा। कितने पार्ट होते हैं, 8। और 8 कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका नाउन, दूसरा कौन सा होता है इसी का, प्रोनाउन, इसके बाद नाउन प्रोनाउन वर्ब, वर्ब के बाद क्या आएगा आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट होते हैं। थोड़ा सा इनको ध्यान से देखिए। 4 ये 4 ये। पहला कौन सा होता है, नाउन, दूसरा कौन सा होता है, प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, चौथा कंजक्शन, पांचवा एडजेक्टिव, छठा एडवर्ब, सातवां प्रीपोजिशन, आठवां इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट होते हैं। इनका थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। जैसे कि किसी भी सेंटेंस को जब हम फाइंड करेंगे तो डिफाइन करने में प्रॉब्लम यही आएगी कि सेंटेंस के पार्ट को पहचाने कैसे, इसलिए इनका थोड़ा सा होना, जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि आपके सामने पहला हिस्सा दे रखा है, कौन सा, पहला पार्ट नाउन। तो नाउन होता क्या है, तो यहाँ पर देखिए जो नाउन है उसको हम देखेंगे। नाउन क्या होता है, बचपन से आप पढ़ता है। और नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। सीधा सा मतलब ये है कि कोई सा भी जो नेमिंग वर्ड है, कोई सा भी जो नेमिंग वर्ड है, अब वो नेमिंग वर्ड क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है लिविंग या हो सकता है नॉन लिविंग। अब ये दोनों जो लिविंग और नॉन लिविंग नेमिंग वर्ड है वो किस नाम से जाने जाते हैं, नाउन के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा आएगा आपका वो कौन सा रहेगा, प्रोनाउन। अगर प्रोनाउन की बात करें तो जो वर्ड है स्टॉप पे करते हैं रिप्लेसिंग होना नाउन को, या अवॉइड करने के लिए आते हैं। प्रोनाउन की आवश्यकता लगी क्यों, क्योंकि बार बार जो नाउन का रिपीटेशन होगा उसे अवॉइड करना है। और उसे अवॉइड करने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा प्रोनाउन को। तो सीधी सी भाषा क्या करेंगे अपन, रिप्लेसेस ए नाउन। जो कि एक नाउन को रिप्लेस करे वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए। इसके बाद में ये हो गया अपने नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद अगला पार्ट है आपका वर्ब। तो अगर वर्ब की बात करें तो बेसिकली जो एक्शन और जो हमारी स्टेट है, एक्शन और स्टेट, इन दोनों को जो शो करेगा या दिखाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा वर्ब कहलाएगा। इसके बाद अगला है हमारा कंजक्शन। अगर कंजक्शन की बात की जाए तो बेसिकली दो नाउन को या फिर दो प्रोनाउन को जोड़ने का काम कौन करेगा, कंजक्शन करेगा। अब यूं कहिए कि दो क्लॉज को जोड़ने का काम करेगा तो भी क्या कहलाएगा, हमारा कंजक्शन कहलाएगा। इसके बाद अगला पार्ट है आपके सामने एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव की बात की जाए तो एडजेक्टिव किसके लिए यूज़ किया जाता है, रिलेटिंग। जो हमारा एडजेक्टिव है, अगर एडजेक्टिव की अगर बात की जाए तो एडजेक्टिव क्या कराता है, क्वालिफाइज कराता है किसे, या तो नाउन को या प्रोनाउन को। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताएगा, एडजेक्टिव। आगे की ओर चलते हैं। इसके बाद है अपना एडवर्ब। अगर एडवर्ब की बात की जाए तो एडवर्ब क्या कराती है, क्वालिफाई वर्ब। यानी कि क्वालिफाई करती है किसको, वर्ब को। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब। इसके बाद आता है अपना अगला भाग प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन की बात की जाए तो प्रीपोजिशन है क्या, एक रिलेटिंग वर्ड है। अब ये रिलेटिंग वर्ड क्यों कहा है, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन है
एक वर्ड से दूसरे वर्ड को रिलेट करता है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट चीज़ है, समझने में आपको टाइम लगेगा, इसे अपन प्रीपोजिशन में ही पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिकली प्रीपोजिशन की अगर बात करें तो एक सेंटेंस पूरा हो जाने के बाद में दूसरे सेंटेंस का जब जोड़ते हैं तो उसका काम कौन दे देता है अपने को? प्रीपोजिशन काम दे देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे बाय है, विथ है, फॉर है, फ्रॉम है। ऐसे अपने कंजक्शन की बात की जाए तो कंजक्शन क्या क्या आ सकते हैं अपने? एंड है, और है, नोर है, नाइदर है, ये अपने क्या है? कंजक्शन है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब अगला हिस्सा अपना बचता है लास्ट वाला, कौन सा? इंटरजेक्शन। अगर इंटरजेक्शन की अगर बात करें तो इंटरजेक्शन क्या होता है? सडन फीलिंग को शो करता है। हमारे जो अचानक से भाव शरीर के अंतर्गत आते हैं वो सब कौन शो करता है? इंटरजेक्शन। जैसे कि ओ, या फिर हर्रे, वी विन द मैच, ये सारे जो एक्सप्रेशन है ये किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक की जो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी है ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है, तब जाके आप आने वाली क्लास को अच्छे से पढ़ पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप यहाँ तक की वीडियो को बार बार देखेंगे, जिससे आपका जो बेस है वो आसानी से कवर हो जाए। अभी बेसिक और बाकी है जो हम आने वाली वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो में काफ़ी शॉर्ट बना रहा हूँ जिसे आप आसानी से देख पाएँ बिना बोर हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।